जय हिंद। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है, सरप्राइज भी है और ये पाकिस्तान के तरफ से आई है, ऑफिशियल पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आई है भारत के लिए। तो एक नया खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने जो डॉसियर जो है एक बनाया है उसके अंदर 8 नए एयरबेसेस, जी हाँ 8 नए एयरबेसेस का मेंशन किया है जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर घुस के। तो भाई स्कोर जो है अभी गुड न्यूज़ ये है कि 28-0 हो गया है। जी हाँ, पहले 11 एयरबेसेस पे भारत ने अटैक किए थे, ये तो पाकिस्तान ने खुद ने मान लिया था। और 9 टेरर कैंप्स पे भी अटैक किए थे तो 20 था, राइट। और अब 8 एयरबेसेस पाकिस्तान ने एडिशनली अपने ऑफिशियल डॉशियर, इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है या वो कुछ नहीं बोल सकते कि भारत से आई है, उनकी खुद की गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि 8 नए एयरबेसेस का मेंशन किया है। तो अब स्कोर जो है 28-0। क्योंकि जीरो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के किसी भी एयरबेस पे सक्सेसफुली अटैक नहीं कर पाया। वो लोग अभी भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक भी, लिटरली एक भी सैटेलाइट इमेज जेन्युइन इंटरनेट पे नहीं है, वो दिखा नहीं पाए कहीं पे भी, किसी को प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए 28-0 है। और रही बात जेट्स की, 6 जेट्स वाला तो सीडीएस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। और ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो देश अपने 20 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है वो हारा हुआ देश है। जब वो देश की, जो सामने वाले देश की एक भी एयरबेस हिट नहीं कर पाता, तो ये लॉस है दोस्तों। भारत जीत चुका है ये जंग बहुत ही ओवरवेलमिंग वे में। खैर, ये तो सिर्फ एक खबर था, ये मेरा प्रीव्यू बोलने वाला था, बट मैंने तो पूरी न्यूज़ ही बता दी। लेकिन आगे इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स हैं। आज मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला न्यूज़ खबर ख़त्म करता हूँ, उसके बाद में बहुत सारे और अपडेट्स हैं चाइना रिलेटेड और आज बहुत सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो डॉसियर जो है पाकिस्तान ने जो रिलीज़ किया है, इसके मुताबिक जो उनका जो बनियान कच्छा जो ये है मिशन था, उसमें बेसिकली पेशावर, जंग, हैदराबाद जो है सिंध में जो है, और गुजरात जो पंजाब में उनका एक गुजरात है वो, और भवाल नगर, अटोक और चोर, ये शहर का नाम ही चोर है वहाँ पे। चलो, एनीवेज, तो ये 8 जगहों पे भारत ने हमला किया ऐसा वो बोल रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे मैप वगैरह भी दिखाएं। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं, पहले जो मई 7 में जो स्ट्राइक्स हुए थे, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावला कोट, चकसवरी, भिम्बर, नीलम वैली, झेलम, चकवाल, इतने सारे बड़े नाम। और यहाँ पे जो टेरर कैंप्स में हमने जो अटैक किए थे, और उसके बाद में जो उनके 11 एयरबेस, नूर खान, रफीक, मुरीद, सुकुर्क, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्करू, भोलारी, जैकोबाबाद, इतने एयरबेसेस पे हमला होने के बाद यार, मतलब कोई भी देश कंप्लीटली डीमोरलाइज हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो फेल्ड मार्शल जो है वो खुद को प्रमोट कर लेता है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा खुलासा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उन्होंने सामने से क्यों एक्सेप्ट कर लिया अचानक से। देखिए, पाकिस्तान इस समय उनको उसको पता है कि भाई भारत से लड़ तो नहीं सकता, कोई ऑफिशियल जंग में तो जीत नहीं सकता, इसलिए पूरे दुनिया में अब वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डोमेस्टिकली उन्होंने जो अपने आर्मी चीफ को खुद को प्रमोट करके और जो सेलिब्रेशन वगैरह अपने आवाम को बेवकूफ़ बना के उन्होंने एक माहौल बना लिया है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसको हैंडल कर लिया। अब एक्सटर्नली वो पूरे दुनिया के सामने एक विक्टिम बनना चाहते हैं। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हमने इंटरनली, अगर आप वो बोल रहे हैं कि हमने जंग जीत लिया, राइट, बाहर जाके बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने हार लिया। तो ये उनकी अभी विक्टिम कार्ड खेलने वाली स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो सीडीएस हैं, आज उन्होंने 2 बड़े खुलासे किए। ये एक और खुलासा, आज तो गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई 10 तारीख को, मतलब 9 तारीख की रात को, पाकिस्तान का प्लान ये था, जो अकॉर्डिंग टू उनको जो इंटेलिजेंस मिली थी, कि 48 आवर्स के अंदर भारत के सारे एयरबेसिस पे हमला करते हैं। लेकिन 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उसका जो ऑपरेशन है उसको बंद करना पड़ा। क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जो एल 70 गन से लेके, आकाश तीर से लेके, S-400 से लेके, जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको वो लोग ब्रीच नहीं कर पाए। और सैटेलाइट, आज तक पाकिस्तानियों ने एक भी सैटेलाइट इमेज शेयर नहीं किया है जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने हिट किया है। तो कंप्लीटली फेलियर था ये पाकिस्तान का अटैक। 8 घंटे के अंदर रैप अप हुआ था, ये सीडीएस
ने कंफर्म कर दिया है और इसके बाद में पाकिस्तान ने सीज़ फायर के लिए फ़ोन घुमाया और भारत को फ़ोन किया। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है यहाँ पे जो हमें मिला है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान जो है ना, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और उनके जो इक्विपमेंट थे वो बहुत फास्ट पेस पे लॉस हो रहे थे, मतलब बहुत ही तेज़ गति में लॉस हो रहे थे, इसलिए उन्होंने पैनिक में आके ये सीज फायर का मांग कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई ये तो टेम्पररी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हैं, तो उन्होंने ये भी बोला। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोली है कि देखिए, वैसे तो अभी स्कोर 28-0 है ऑफिशियली, 28 ठिकानों में हिट किए हैं हमने, लेकिन वो हमारे किसी भी एयरबेस के अंदर हिट नहीं कर पाया, तो 28-0 स्कोर है अभी। तो लेकिन फिर भी हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने बोला कि कोई भी देश उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना जो चाहता है वो अचीव कर पाता है कि नहीं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात सीडीएस ने जी ने यहाँ पे बताई है। और यहाँ पे दूसरी बड़ी खबर ये है, खुलासा ये हुआ है कि भाई नूर खान बेस जो है पाकिस्तान का, जो एक जर्नलिस्ट है, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, इम्तियाज़ गुल, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और ये पाकिस्तान ही नहीं पूरे इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ये, और काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं पाकिस्तान में। तो ये जो इम्तियाज़ गुल जो है, इसने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिकन्स कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, उसने ये कंफर्म किया है कि ये अमेरिकन्स कंट्रोल करते हैं, और पाकिस्तान के जो आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उनको तो कभी कभी अंदर इंटरफेयर करने भी नहीं देते, या ये तक उसने रिवील किया है। उसने बोला है कि भाई बहुत सारे जो पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो ऑथराइज्ड भी नहीं है अंदर एंटर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स अचानक भारत से बहुत चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, राइट, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्रिप्टो का डील कर दिया, फिर उसके बाद में ट्रेड की बातें कर रहा है, और भारत और पाकिस्तान दोनों को न्यूट्रल एकजुट में रखने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, राइट? कल तक तो वो मोदी जी का बहुत बड़ा दोस्त बोलता था खुद को। तो वो एक्चुअली यू टर्न इसलिए हुआ कि जो पाकिस्तान को झापड़ मारते मारते कुछ झापड़ यूएस को भी लग गए भीड़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। जो नूर खान एयरबेस है वो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता है, और जो कार्गो आता जाता है ना नूर खान में, उस वो भी उसको लेके भी बहुत सीक्रेसी है। तो अभी बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं पूरे दुनिया में, वो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि जो नूर खान बेस ही नहीं, इनफैक्ट जैकोबाबाद और पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसिस पे आईएसआई, सीआईए और जो पाकिस्तान आर्मी और यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे जो एसेट्स हैं पाकिस्तान एयर बेसिस के अंदर वो यूएस ओन करता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सनल है, ये भी बहुत सारे लोग अब खुल के बोल रहे हैं ये बात कि यूएस उसको कंट्रोल करता है। तो ये स्पेकुलेशन है, ये कोई भी इस समय कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जिसकी कनेक्शन इससे भी जुड़ सकती है, वो मैं मेरे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो नूर खान एयरबेस है ये रावलपिंडी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है, जो न्यूक्लियर आर्सनल को कंट्रोल करता है पाकिस्तान का, उस वो भी यहीं पे लोकेटेड है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक बेस है। अगर ये यूएस के कंट्रोल में है तो आप सोचिए पाकिस्तान का जो पूरा न्यूक्लियर आर्सनल है वो भी अगर होगा, तो यू शुड बी सरप्राइज विद दैट। जैश ए मोहम्मद का जो एक टेररिस्ट था मौलाना अब्दुल अजीज़, इसने कुछ ही दिन पहले ये बोला था कि भाई भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, छोटे टुकड़े कर देगा, ऐसा उसने बोला था। भाई आज एक बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में बहवालपुर में वो लुढ़क गया, उसकी मौत हो गई। तो ये जो बंदा है इसने भारत को जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है, और ये भारत को धमकी दे रहा था, और आज अननोन सर्कमस्टेंसेस में इसका मौत हो गया। अब बहुत बड़ा खबर ये आ रहा है कि भाई असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता, ये आजकल बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्रुथ बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। तो बहुत सारे जो पाकिस्तान के एनालिस्ट्स हैं, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, अभी जो रिसेंटली उनका जो राना ihसान अफजल करके एक बंदा था, शाहबाज शरीफ का
खास आदमी, वो ये बोल रहा था कि भाई अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का पानी अगर बंद कर देगा तो चाइना भारत का भी पानी ब्रह्मपुत्रा का बंद कर सकता है। तो ये उसने एक स्टेटमेंट दिया था। तो हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड में ट्विटर पे एक पोस्ट डाला। अभी वो पोस्ट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई उन्होंने ये बोला है कि भाई जो सबसे पहली बात, और ये फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि ये हिमंता बिश्व शर्मा ने बोला है, कोई अपने मन का बोला है, ये फैक्ट है। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई चाइना ब्रह्मपुत्रा का सिर्फ मात्र 30 to 35% ही कंट्रीब्यूट करता है, चाइना से आता है टोटल फ्लो सिर्फ 30 to 35%, सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडस से जो आता है वो 80% है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा डिफरेंस है। मैथ्स तो आता होगा ना, 30, 35 और 80 के बीच में तो थोड़ा तो फर्क होता है ना। तो ये सबसे पहले हम लोग को समझने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली, और इसमें से जो 70% का जो पानी है ना, वो भारत के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहीं से आते हैं, ठीक है, और मानसून से आते हैं, ठीक है, मानसून से आते हैं और भारत के अंदर के ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे आते हैं, ठीक है, ये भी उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट भी शेयर किया। उन्होंने ये बोला कि भाई जो इंडिया चाइना बॉर्डर के में जो टूटिंग है करके नाम का जगह है, वो जो फ्लो है वहाँ पे 2000 से 3000 एमएस में आता है। और असम गुवाहाटी के पास जो आता है वो ऑलमोस्ट पानी जो है वो उसका 5 गुना ज़्यादा आता है मानसून के टाइम पे, 5 गुना ज़्यादा, ठीक है। असम से जितना पानी टूटिंग से आता है उससे 5 गुना ज़्यादा पानी असम और गुवाहाटी के साइड से आता है। तो ये जो नैरेटिव है ना कि चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर देगा, ये कंप्लीटली बकवास है, साइंटिफिकली रॉन्ग है, फैक्चुअली रॉन्ग है। कुछ नहीं उखाड़ सकता चाइना, और ये सच है। ये सिर्फ पाकिस्तान का विशफुल थिंकिंग होता है ना, हम सबके अंदर ही एक फैंटेसी होता है ना कि यार ऐसा हो जाना चाहिए, वो फैंटेसी है, पाकिस्तान का फैंटेसी है, वो विशुअल थिंकिंग है कि भाई ऐसा हो जाएगा। वो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ, ये साइंटिफिकली नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ये उन्होंने कंफर्म कर दिया। बैड न्यूज़ अगेन फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे जो यूएस की जो कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक जो है, ये बंदे ने अभी थोड़ा सा उसको थोड़ा खटास हो गई है, ठीक है। वो बंदा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एनुअल लीडरशिप समिट में बात कर रहा था, और वहाँ पे एक्चुअली अभी इंडिया और यूएस का एक ट्रेड डील की नेगोशिएशन चल रही है। $500 बिलियन का वर्थ ट्रेड डील 2030 तक करने की बात ही हो रही है, और इतने इंपॉर्टेंट फोरम के अंदर इसने इतनी खटास वाली बात कह दी। अब ये बंदे ने ये बोला कि भाई बातों बातों में वैसे तो बहुत चीज़ें बोली, लेकिन जो मुझे यहाँ पे अब आपके साथ शेयर करना है, उसने ये बोला है कि भाई यू नो भारत रशिया से बहुत सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेता है, तो नेचुरल सी बात है यूएस के साथ रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं हो। तो उसने ये भी बोला कि भाई भारत ना ये ब्रिक्स का पार्ट बनता है, और ब्रिक्स पे जाके सब लोग बोलते हैं कि लेट्स मूव टू नॉट सपोर्ट द डॉलर एंड डॉलर हेगेमनी, दैट्स नॉट रियली द वे टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन अमेरिका। तो वो ये बोल रहा है कि भाई भारत ब्रिक्स के अंदर जाके बोलता है डी डॉलराइजेशन करेंगे, डॉलर से मूव ऑन करेंगे। तो एक तरफ तुम ऐसे बोलते हो आप, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि ट्रेड करना है यूएस के साथ, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो ये दो खटास बातें उसने लुटनिक ने बोली है भाई, कि एक तो भारत वेपन्स लेता है, दूसरा भारत ये ब्रिक्स के अंदर जाके डीडॉलराइजेशन की बातें करता है। तो ये खटास उसने बोली है, और दूसरी तरफ से वो बोल रहा है कि भाई उसका टीम जो है जून 5 और 6 को भारत में आएगा, और $500 बिलियन का 2030 तक भारत के साथ ट्रेड एक्सपैंड करने का उसका गोल है। अब ये उस टाइम पे आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के डेलीगेशन को बुलाया है यूएस के अंदर ट्रेड एक्सपेंशन के लिए। तो भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस का तो आपको पता ही है डबल गेम है, वो लोग भारत को भी के साथ भी ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान को भी इतना सा ट्रेड करके ज़िंदा रखेंगे आईसीयू के अंदर, ताकि थोड़ा बहुत न्यूसेंस वैल्यू उसकी बनी रहे। तो यहाँ पे ये एक इंसिडेंट हुआ है। अभी लेकिन ये जो बंदा इतना बेवकूफ़ बंदा है ना लुटनिक, उसने ये भी नहीं दे सोचा कि भाई 75 ईयर्स से यूनाइटेड स्टेट्स ने तो पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई की। F-16 भारत को यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया ही नहीं था कभी हिस्ट्री के अंदर। शायद ये बंदे ने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़े, हालांकि टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यूएस ने तो हमें F-16 नहीं दिया, एडवांस्ड वेपन्स नहीं दिए। तो कैसे भारत यूएस से डील करता, वेपन्स खरीदता इतने दिन तक, इतने सालों तक, राइट। तो भारत तो रशिया से ही लेगा ना। आज अचानक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, रशिया से लेके पूरा हमारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ज़बरदस्त हो गया है अभी, और हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन काफ़ी स्ट्रांग हो गया, हमसे झापड़ भी खाया अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर, और आज अचानक उसको याद आ रहा है कि भाई भारत रशिया से वेपन्स ले रहा है। एनीवेज, रशिया की बात करूँ तो यहाँ पे रशिया ने 6000 फ्रोजन बॉडीज
जी हाँ, 6000 फ्रोज़न बॉडीज़, मतलब बर्फ़ के अंदर जमा के रखे थे रशिया ने। वो जो यूक्रेनियन सोल्जर्स के थे, वो रशिया हैंड ओवर करने वाला है यूक्रेन को। 6000 बर्फ़ के अंदर रखे थे। तो वो हैंड ओवर करने वाला है, और दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि जो 25 साल के नीचे के सोल्जर्स हैं ना, मतलब यंग सोल्जर्स हैं, यंग नौजवान लोग हैं, उनको स्वैप कर लेंगे। प्रिजनर स्वैप की डील वहाँ पे हो गई है, और जो बहुत गंभीर तरीके से घायल हो गए ना, उनको भी स्वैप कर लेंगे। तो टर्की के जो टॉक्स है ना, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि फेल हो चुके हैं, लेकिन प्रिजनर एक्सचेंज वगैरह चल रहा है। तो वो एक बात यहाँ पे हो गई है। और एक उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे रेगुलरली प्रिजनर एक्सचेंज चलते रहेगा। तो एक तरफ से वो मारते रहेंगे, और दूसरे तरफ से परमानेंट मेडिकल कमीशंस बनाएंगे जहाँ पे सोल्जर्स एक्सचेंज होते रहेंगे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ ये भी आया है कि रशिया ने बोला है कि भाई यूक्रेन हमेशा बोलते रहता है कि रशिया बच्चों को अगवा कर रहा है, बच्चों को, यूक्रेनियन बच्चों को उठा के लेके जा रहा है। रशियन साइड ने बोला है कि भाई हम लोग अगवा नहीं कर रहे हैं, ये जो बच्चे हैं वॉर जोन में फंसे थे, और हम उनको सेफ प्लेस में लेके जाके रखे हुए हैं। और आज भी अगर कोई पेरेंट आ रहा है उनके पास उनके बच्चे को लेने के लिए, तो वो ऑब्वियसली लेके जाने दे रहे हैं। तो रशिया ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पे। स्टारमर जो है उसको थोड़ी सी अभी चुल लग चुकी है भाई वॉर का। वो बोल रहा है कि भाई अभी यूनाइटेड किंगडम को बैटल रेडी बनना पड़ेगा, आर्मर क्लैड नेशन बनना पड़ेगा। और उसने बोला कि भाई रशिया के इन्वेशन के बाद में यू नो यूके को अपना ये पूरा बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जो 62 रिकमेंडेशन जो सेंटर लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट को मिली है, सारे एक्सेप्ट कर लिए स्टारमर ने। और यूके का अगर मैं बोलूँ ना, उनका जो सैन्य शक्ति जो है ना, मात्र 1,36,000 सोल्जर्स है। जी हाँ, 1,36,000 सोल्जर्स है यूके के। ठीक है, इतना छोटा सा देश है, छोटा सा आर्मी है। उसमें स्टारमर ने बोला कि भाई उनका जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है उसमें ऑकुस का पार्ट है, तो उसमें वो न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएंगे अभी। उसने बोला कि भाई 15 बिलियन पाउंड के ब्रिटेन के खुद के न्यूक्लियर आर्सनल अभी वो बनाने वाला है। तो इतना पैसा यूके के पास कहाँ से आएगा, कोई नहीं जानता, वहाँ पे है ही नहीं। और बोल रहा है कि भाई 7,000 यूके बिल्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाएगा अब वो। मतलब वो बोल रहा है कि यूके के अंदर 7,000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वो बनाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। और बोल रहा है कि भाई ये जो है, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली है, वो बोलता है भाई ये मॉस्को के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो ऐसा बोल रहा है वो। तो और वो ये भी बोल रहा है कि यूके का जो डिफेंस स्पेंड है वो 3% हो जाएगा कुछ ही सालों में, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब 2033 तक, 2034 तक, और अभी 2.5 तक हो जाएगा 2027 तक। तो यूके खुद, जो नेटो वाले खुद बोल रहे हैं 3% स्पेंड करना है, यूके खुद अभी मुंह पे बोल रहा है कि भाई मैं 2 साल तक तो 2.5 से ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उतने में यूक्रेन ने ना वापस रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, और इस बार जेफरोजिया के वेस्टर्न रीजन पे कर दिया है। और जब जेफरोजिया यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे ड्रोन अटैक्स कर दिए जो अभी रशियन कंट्रोल में है। वहाँ पे 6 लाख से ज़्यादा जो रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास। तो पूरा वहाँ पे जो 20 मिनट का अटैक था, ये पूरा पावर कट हो गया है वहाँ पे जेफरोजिया रीजन में। और भारत के डिफेंस को लेके बहुत ही अच्छी खबर है। डीआरडीओ जो है अभी उसने, जो हमारी आर्टिलरी है, ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, आप अगर आप फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कि भारत का जो आर्टिलरी है लगभग अब पूरा इंडिजीनियस है, हमको बाहर से कोई आर्टिलरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसको एक और शॉट इन द आर्म मिल गया है। वो ये मिला है भाई, 155 की जो एम्यूनिशन है, उसके जो 4 वेरिएंट्स हैं, वो उनकी इंटेंसिव टेस्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी एक थोड़ा सा एक फाइनल टेस्टिंग बाकी है नवंबर में, और उसके बाद में ये 155 का भी पूरा 4 वेरिएंट भारत के अंदर ही दबा के प्रोडक्शन होगा। तो भारत का जो साई एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, और प्राइवेट सेक्टर फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स करके है, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है, ये लोग बनाएंगे 155 के तगड़े तगड़े आर्टिलरी हमारे दुश्मनों के लिए। यहाँ पे अब S-400 की जो डिलीवरी है, ये 2026 को कंप्लीट हो जाएगा। भारत ने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर किए थे, उसमें से अभी तक सिर्फ 3 ही आए हैं हमको। ठीक है, 2 जो हैं वो अगले साल तक आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। और माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक शायद एक आ सकता है। तो इससे पूरा हमारा जो S-400 की डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। पाकिस्तान का जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान टर्की के पास गया है। ठीक है, टर्की के पास जाके अब वो वहाँ पे नॉर्मल जो एयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तो नेगोशिएशन कर ही रहा है, लेकिन उसने अभी एक लॉन्ग रेंज रडार रिक्वायर करने का
कॉन्वर्जेसन स्टार्ट किया है। मतलब जो टर्किश डिफेंस कंपनी जो है असेलसन करके है, उससे ALP-300G एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे लॉन्ग रेंज रडार की नेगोशिएशन उसने स्टार्ट कर दी है। ये जो लॉन्ग रेंज का अगर मैं बात करूं, आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि भारत ने भी रशिया से अभी एक डील साइन कर रहा है भारत लॉन्ग रेंज रडार के लिए। अगर आप नोटिस किया मेरे वीडियो में, तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो। तो वहाँ पे अब तो पाकिस्तान भी ये टर्की से अभी लॉन्ग रेंज रडार वाला ले रहा है। ये माना जा रहा है कि भाई ये जो बलिस्टिक मिसाइल्स और जो भी स्मॉल मिसाइल्स वगैरह रॉकेट्स वगैरह हैं, उनसे लेके बैलिस्टिक मिसाइल से लेके सब कुछ ये ट्रैक कर सकता है रडार। काउंटर जैमिंग फैसिलिटी भी है इसके अंदर से। तो धीरे धीरे पाकिस्तान ना अब ये 81% उसकी जो इम्पोर्ट्स है वो चाइना से उसने ले रखा है ना। तो उसका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो देख ही लिया हम सब ने कैसा था। चाइना के डिफेंस के स्टॉक्स भी क्रैश हो गए 20-30% एक महीने के अंदर। तो अब ना वो पाकिस्तान खुद थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने वेपन्स। खैर, भारत वर्ल्ड का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। जी हाँ, ये US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में आ चुका है। ठीक है, भारत का नंबर 1 बन चुका है, नंबर 2 चाइना है और नंबर 3 जो है वो वियतनाम है, फिर थाईलैंड है, फिर फिलीपींस है और फिर बांग्लादेश है। तो भारत नंबर 1 बन गया है सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब, और चाइना नंबर 2 पे आ गया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने इस आर्टिकल में दिया है कि भाई आईफोन जो है अप्रैल 2025 में भारत ने 3.3 मिलियन आईफोन्स US को शिप किए। ठीक है, 3.3 मिलियन, और चाइना ने सिर्फ 9 लाख शिप किए। मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा आईफोन्स भारत शिप कर रहा है चाइना से भी ज़्यादा। सोचिए। तो अभी जो शशि थरूर जी हैं वो अभी US में है, वॉशिंगटन में है। वहाँ पे वो उसी टाइम पे हैं जिस टाइम पे पाकिस्तान का जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिल्लो जो है, भुट्टो जो है, वो भी वहाँ पे है। तो दोनों अपना अपना वहाँ पे एक साथ पैरेलली इस समय वहाँ पे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, सो दैट मेरे चैनल का रीच थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।